दोस्तों, आज की कहानी एक मेंटली अनस्टेबल लड़के की कहानी है जो एक दिन अपने सामने किसी लड़की को अगवा होते हुए देख लेता है। लेकिन जब वो पुलिस के पास जाता है तो पुलिस वाले उस लड़के का पास्ट देखकर उस पर विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि उस लड़के के पास्ट रिकॉर्ड से उनको पता चलता है कि ये लड़का मेंटल हॉस्पिटल से बाहर आया है। लेकिन फिर वो लड़का उस अगवा हुई लड़की को खुद ढूंढने का फैसला करता है। उस लड़की को ढूंढने में उसका बूढ़ा पड़ोसी भी उसका साथ देता है। अब देखना यह है कि वो लड़का उस लड़की को ढूंढने के लिए क्या क्या पापड़ बेलता है और क्या वो उसको ढूंढ पाएगा या नहीं। ये जानने के लिए हमें मूवी को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम सिमोन नाम के एक लड़के को देखते हैं। सिमोन आज जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाता है। जो लेडी सिमोन का इंटरव्यू ले रही थी वो सिमोन का रिज्यूमे देखकर कहती है कि तुमने पिछले 10 सालों से कहीं पर भी काम नहीं किया, क्या तुम इन 10 सालों में पढ़ाई कर रहे थे? अब सिमोन इस बात का सही से जवाब नहीं दे पाता, लेकिन तभी सिमोन को किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है जो सिमोन को बार बार बोल रहा था कि तुम कोई भी काम के नहीं हो और तुम्हें ये जॉब कभी भी नहीं मिलने वाली। दरअसल सिमोन को भ्रम हो रहे थे जिसमें उसको अपने डैड की आवाज सुनाई दे रही थी। उस आवाज को सुनकर सिमोन बहुत ही अग्रेसिव हो जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि जिस जगह इंटरव्यूअर बैठी थी वहां पर उसके डैड बैठे हुए हैं जो बार बार सिमोन को बुरा भला बोल रहे थे। वो सिमोन को कहते हैं कि क्या तुम कुछ दवाइयां लेकर मुझसे पीछा छुड़ा लोगे? ऐसा कभी नहीं होने वाला। तभी सिमोन अपने डैड के ऊपर चिल्ला देता है। फिर जिस रेस्टोरेंट में वो बैठे थे उस रेस्टोरेंट के एक वेटर से कुछ सामान नीचे गिर जाता है, जिसके कारण आवाज हो जाती है और सिमोन फिर से अपने कॉन्शियस स्टेट में वापस आ जाता है। फिर वो देखता है कि उसके सामने इंटरव्यूअर बैठी है और वो भी सिमोन की हालत देखकर समझ जाती है कि सिमोन की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसलिए वो सिमोन को कहती है कि अभी आप जा सकते हैं। ये बात सुनकर सिमोन भी समझ जाता है कि इस बार भी उसको जॉब नहीं मिलने वाली। ये है सिक्योरिटी गार्ड ईडी डरमैन। लेकिन फिलहाल डरमैन रिटायर हो गया है, लेकिन फिर भी वो अपने कैंपस में ड्यूटी देने के लिए ऐसे ही चला जाता है। तभी ईडी देखता है कि एक स्टूडेंट कैंपस की मेस से कुछ खाने का सामान चुरा रहा है। फिर ईडी उस स्टूडेंट के पास जाता है और उसको समझाता है कि तुमने जो भी सामान चुराया है उसको वापस रख दो। लेकिन वो स्टूडेंट खाने का सामान वापस रखने से इनकार कर देता है। फिर ये देखकर ईडी उस स्टूडेंट की आंखों में हैंड सैनिटाइजर स्प्रे कर देता है और उसके बाद वो उस स्टूडेंट को उसी कैंपस के सिक्योरिटी ऑफिस के हेड ऑफिसर के पास ले जाता है और बताता है कि मैंने इस स्टूडेंट को कैंपस की कैंटीन से कुछ खाना चुराते हुए पकड़ा है और जब इसने खाना वापस रखने से इनकार किया तो मैंने इसकी आंखों में हैंड सैनिटाइजर छिड़क दिया। ये बात सुनकर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ईडी पर ही भड़क जाता है और कहता है कि तुम अब रिटायर हो गए हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कैंपस में आने से मना किया है, लेकिन तुम फिर भी नहीं मानते। फिर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ईडी को दोबारा से कैंपस से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद ईडी अपनी कार के पास जाता है और देखता है कि कैंपस वालों ने उसकी गाड़ी का चालान काट दिया है, क्योंकि इस जगह पर सिर्फ कैंपस एम्प्लॉय ही अपनी गाड़ी पार्क कर सकते थे। लेकिन ईडी तो काफी वक्त पहले ही यहाँ से रिटायर हो चुका था। फिर ये सब देखकर ईडी थोड़ा निराश हो जाता है। दूसरी तरफ सिमोन जब अपने घर जा रहा था तो उसको अपनी बड़ी बहन डीडी भी मिलती है। डीडी सिमोन से पूछती है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा। फिर सिमोन उसको बताता है कि हमेशा की तरह। तभी डीडी को याद आता है कि आज उसकी दोपहर में एक क्लास है, इसलिए वो जल्दी से अपने कैंपस जाने लगती है। जाने से पहले डीडी सिमोन से पूछती है कि क्या हम दोनों अगले सैटरडे कहीं पर घूमने चलें, लेकिन सिमोन मना कर देता है और कहता है कि मेरा कहीं पर भी जाने का मन नहीं है। फिर नेक्स्ट डे जब सिमोन अपनी नई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा था तो रास्ते में वो एक लड़की की आवाज सुनता है जो जोर जोर से चिल्ला रही थी। फिर सिमोन जब उस गली में थोड़ा और आगे जाता है तो देखता है कि एक लेदर जैकेट पहने आदमी एक लड़की को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहा है। उस वक्त सिमोन उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी दूर से सिमोन को उस आदमी का चेहरा धुंधला दिखाई देता है। तभी सिमोन को दोबारा से भ्रम होने लगते हैं और उसको फिर से अपने डैड की आवाज सुनाई देती है। सिमोन के डैड कहते हैं, क्या तुम्हें याद है कि एक बार मैंने तुम्हारी बहन का मार मार कर जबाड़ा तोड़ दिया था और तुम कुछ भी नहीं कर पाए, बस खड़े खड़े देखते रह गए। आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, तुम उस लड़की के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर देखते ही देखते वो आदमी उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाता है। सिमोन भी हिम्मत करके उस गाड़ी का पीछा करने की कोशिश करता है। वो गाड़ी को तो नहीं रोक पाता, लेकिन गाड़ी का नंबर जरूर याद कर लेता है। फिर वो सीधा ईडी के घर पर पहुंच जाता है। ईडी जब दरवाजा खोलता है तो उसको अपने घर के बाहर देखकर कहता है कि तुम तो वही लड़के हो ना
जिसने कुछ दिन पहले एक पुलिस वाले को पीट दिया था और उसके काफी दिन बाद तक यहाँ पर मीडिया वाले मंडराते रहे। क्या तुम्हें पता है कि इससे हमारी प्रॉपर्टी के रेट में कितना असर पड़ा है? फिर सिमोन ईडी को कहता है कि मैं थोड़ा बीमार हूँ, लेकिन आज मैं आपसे हेल्प मांगने के लिए आया हूँ। मैंने देखा कि एक आदमी एक 19-20 साल की लड़की को पीट रहा था और फिर उसको किडनैप करके अपने साथ ले गया। इसलिए मैं बस चाहता हूँ कि आप मुझे पुलिस स्टेशन लेकर चलिए, क्योंकि फिलहाल सभी बसेस बंद हो गई हैं। सिमोन की बात सुनकर ईडी उस पर भरोसा नहीं करता और उसकी हेल्प करने से इनकार कर देता है। फिर सिमोन खुद ही पैदल पुलिस स्टेशन जाने के बारे में सोचता है, लेकिन रास्ते में उसको फिर से भ्रम होने लगते हैं, लेकिन सिमोन उस पर इतना ध्यान नहीं देता। फिर पुलिस स्टेशन पहुंचकर सिमोन उस आदमी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाता है, लेकिन कंप्लेंट दर्ज करने वाली ऑफिसर लिज को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि सिमोन की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसलिए जब सिमोन पुलिस स्टेशन से बाहर जाने लगता है तो वो सिमोन से उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछती है। फिर सिमोन उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देता है, जिसके बाद लीज सिमोन को वहां से जाने के लिए कहती है। सिमोन के जाने के बाद लीज जब उसके बारे में इंटरनेट पर चेक करती है तो उसको पता चलता है कि सिमोन मेंटली अनस्टेबल लड़का है। फिर जब सिमोन अपने घर पहुंचता है तो उसको एक बार फिर से अपने डैड की आवाज सुनाई देने लगती है। उसके डैड कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि उस डिटेक्टिव ने तुम्हारी रिपोर्ट लिख ली होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई भी पागलों की रिपोर्ट नहीं लिखता। फिर सिमोन जल्दी से डिटेक्टिव लिज को कॉल करता है और पूछता है कि क्या आपने उस लड़की को ढूंढ लिया है, लेकिन डिटेक्टिव लिज कहती है हमें वो लड़की नहीं मिली। ये बात सुनकर सिमोन कहता है कि जिस वैन का मैंने आपको नंबर बताया था उसका क्या? फिर सिमोन की ये बात सुनकर डिटेक्टिव कहती है कि हमने उस नंबर को स्कैन करने की कोशिश की थी। वो नंबर यहाँ से करीब 300 किलोमीटर दूर का नंबर है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें कोई वहम हुआ है। डिटेक्टिव की बात सुनकर सिमोन उस पर भड़क जाता है और कहता है कि मुझे लगता है आपको पता चल गया है कि मुझे भ्रम होने की वजह से हॉस्पिटल में रखा गया था, इसीलिए आप मुझको पागल समझ रही हैं। फिर इतना कहने के बाद सिमोन गुस्से में फोन काट देता है। दूसरी तरफ ईडी अपने घर में कंप्यूटर गेम खेल रहा था, तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। जब ईडी जाकर दरवाजा खोलता है तो वो अपने घर के बाहर दोबारा से सिमोन को देखता है। इस बार भी सिमोन ईडी के पास आकर कहता है कि वो लड़की किडनैप हो गई है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब सिमोन को इतनी टेंशन में देखकर ईडी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर वो सिमोन को अपने घर के अंदर बुलाता है। अंदर आकर वो ईडी को समझाता है कि पहले हम प्लान ए पर काम करेंगे, अगर प्लान ए कामयाब नहीं हुआ फिर हम प्लान बी पर जाएंगे। फिर प्लान ए के मुताबिक ईडी सिमोन से उस गाड़ी का नंबर पूछता है और फिर उस नंबर को अलग अलग वेबसाइट पर चेक करता है। उनको उस नंबर की डिटेल कहीं भी नहीं मिलती। फिर ईडी प्लान बी पर शिफ्ट हो जाता है और सिमोन को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल चला जाता है। वहां जाकर ईडी एम्प्लॉय से झूठ बोल देता है कि मैं कैंपस का सिक्योरिटी चीफ हूं और हमारे कैंपस में पिछले कुछ दिनों से गुंडागर्दी हो रही है, इसलिए हमारे पास कुछ गाड़ियों के नंबर है, हम उनके बारे में डिटेल निकलवाना चाहते हैं। फिर वहां पर काम करने वाली एम्प्लॉय ईडी को कहती है कि मैं ऐसे ही किसी के कहने पर नंबर प्लेट्स की जानकारी नहीं दे सकती। लेकिन ये बात सुनते ही सिमोन बहुत ज्यादा भड़क जाता है और जल्दी से उस एम्प्लॉय का फोन उठा लेता है और गुस्से में जमीन पर फेंक मारता है, जिसके कारण वो फोन टूट जाता है। सिमोन की हालत देखकर ईडी उसको समझाता है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो हमें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और अगर हम पकड़े गए तो उस लड़की को कौन बचाएगा। फिर सिमोन और ईडी दोनों अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, जिसके बाद सिमोन ईडी को उस जगह पर लेकर जाता है जहां पर उसने लड़की को किडनैप होते हुए देखा था। फिर ईडी सिमोन से पूछता है कि वो लड़की दिखने में कैसी थी। फिर सिमोन बताता है कि उसने शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी और उसने बहुत सारा मेकअप भी किया हुआ था। सिमोन की ये बात सुनकर ईडी उसको एक सेक्स वर्कर के पास ले जाता है और वहां जाकर उस लड़की को झूठ कह देता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं और मैं एक लड़की के बारे में पता करने के लिए आया हूं, जिसको कुछ वक्त पहले ही किडनैप कर लिया गया है। फिर पूछने पर वो प्रोस्टिट्यूट बताती है कि मैं ऐसी किसी लड़की के बारे में नहीं जानती। फिर वो दोनों वापस से अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। तभी दो आदमी आकर ईडी की गाड़ी की हेडलाइट तोड़ देते हैं। फिर उनमें से एक आदमी सिमोन और ईडी को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है, लेकिन तभी उनके पास सेक्स वर्कर्स की लीडर आती है और पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर ईडी कहता है कि हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जो कुछ वक्त पहले ही इस शहर से गायब हो गई है। ईडी की बात सुनकर वो लेडी कहती है कि मेरे पास जितनी भी लड़कियां काम करती हैं, वो सब अपनी मर्जी से यहाँ काम करती हैं, इसलिए जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो उस लड़की के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर वो लेडी अपने गुंडों को लेकर वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद ईडी सिमोन को कहता है कि अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी तक मुझे ये भी पता नहीं चला कि तुम्हारी बात सच भी है या नहीं।
और अब हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। ईडी की ये बात सुनकर सिमोन वहां से जाने लगता है। फिर ईडी जब सिमोन को जाते हुए देखता है तो उसको उस पर फिर से तरस आ जाता है, इसलिए वो दोबारा से सिमोन की हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर वो सीधा अपने कैंपस के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जाता है और वहां जाकर चीफ सिक्योरिटी हेड से मिलता है। फिर वो उनको कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अपनी जूनियर सिक्योरिटी ऑफिसर को ट्रेनिंग देने के बहाने उसके साथ क्या क्या करते हो, इसलिए अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं ये बात कैंपस के हेड को बता दूंगा। ईडी की ये बात सुनकर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसका काम करने के लिए मान जाता है, लेकिन वो भी उसके सामने एक शर्त रखता है कि मैं तुम्हारा काम तभी करूंगा अगर तुम आज के बाद इस कैंपस में कभी भी नहीं दिखोगे। फिर ईडी उसकी बात मान लेता है। फिर ईडी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को कुछ गाड़ियों के नंबर देता है और कहता है कि मुझे इन सब की डिटेल निकाल कर दो। फिर थोड़ी देर बाद जब ईडी वापस आता है तो उसको उन सभी गाड़ियों की डिटेल्स मिल जाती है जो सिमोन के बताए हुए नंबर से मैच कर रही थी। ये देखकर सिमोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर ईडी उसको लंच कराने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और बताता है कि इन नंबर में से सिर्फ 3 नंबर ही हमारे शहर के हैं। फिर लंच करने के बाद वो दोनों ही उन गाड़ी के ओनर से पूछताछ करने के लिए जाते हैं। उन 3 गाड़ियों के मालिक में से एक मालिक ने अपनी गाड़ी कुछ वक्त पहले ही सेल कर दी थी। फिर वो आदमी ईडी और सिमोन को एक कबाड़ी वाले की रिसिप्ट देता है जिसके पास उसने अपनी गाड़ी बेची थी। फिर वो दोनों उस कबाड़ी वाले के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर ईडी उस शॉप के मालिक को उस रिसिप्ट में लिखी हुई गाड़ी का नंबर दिखाता है और उस नंबर को देखकर शॉप ओनर बताता है कि इस नंबर की गाड़ी मेरे बैकयार्ड में खड़ी है। फिर वो दोनों बैकयार्ड में जाकर गाड़ी को ढूंढने लगते हैं और कुछ ही वक्त बाद उनको वो गाड़ी मिल जाती है, लेकिन गाड़ी की नंबर प्लेट गायब थी। ये सब देखकर ईडी सिमोन को कहता है कि अब वैन को ढूंढना इम्पॉसिबल है क्योंकि उसने इस गाड़ी की नंबर प्लेट लगाई हुई है। ईडी की ये बात सुनकर सिमोन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे इसके बारे में पहले भी बता सकते थे, लेकिन ईडी कहता है कि मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम यहाँ तक भी नहीं पहुँचने वाले। फिर सिमोन को दोबारा से भ्रम होने लगते हैं, लेकिन इस बार उसको उसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर सिमोन उस आवाज का पीछा करते हुए उस लड़की को इधर उधर ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसको अपने डैड की भी आवाज सुनाई देती है। वो सिमोन को कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें वो लड़की कभी भी नहीं मिलेगी। फिर सिमोन को अपने आप से बात करता हुआ देखकर ईडी उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, लेकिन सिमोन उसकी बात का जवाब नहीं देता। फिर रात को सिमोन अपनी बहन के साथ डिनर करने के लिए जाता है। फिर डिनर के दौरान उसकी बहन बताती है कि गवर्नमेंट ने तुम जैसे लोगों के लिए काफी सारी जॉब्स निकाली है, इसलिए तुम्हें उनको अप्लाई करना चाहिए। अपनी बहन की ये बात सुनकर सिमोन बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है क्योंकि उसकी बहन को अभी भी लग रहा था कि सिमोन पागल है और सिमोन ये बात बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता था। फिर वो अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ ईडी भी जब अपने घर में आता है तो एक अनजान आदमी ईडी पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ सिमोन जब अपनी किचन में पानी पीने के लिए जाता है तो वो अपनी किचन की विंडो से ईडी के घर में किसी अनजान आदमी को देख लेता है और ये सब देखकर सिमोन जल्दी से ईडी के घर पर चला जाता है। ईडी के घर पर जो अनजान आदमी था उसने ईडी की मार मार कर बहुत ही बुरी हालत कर दी थी। फिर वो ईडी से पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। उस आदमी के पास गन भी थी, इसलिए ईडी उसको मार नहीं पाता, लेकिन तभी चुपके से बिना आवाज किए सिमोन भी वहां पर आ जाता है और फिर वो घर में पड़ी एक बॉल को उठा लेता है और उसको दूर फेंक देता है, जिसके कारण उस अनजान आदमी का ध्यान भटक जाता है। फिर मौका देखते ही ईडी उस आदमी के पैर में एक नुकीली चीज घुसा देता है। इतने में सिमोन भी उस आदमी के हाथ से गन छीन लेता है। अब क्योंकि गन सिमोन के हाथ में थी, इसलिए वो आदमी सिमोन को कहता है कि तुम्हें पता है मैं किसके लिए काम करता हूँ। अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो वो लोग तुम्हारा नामो निशान तक मिटा देंगे। फिर वो आदमी सिमोन से गन छीनने की कोशिश करता है, जिसके कारण सिमोन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और डर के कारण सिमोन के हाथ से गोली चल जाती है, जो कि उसी आदमी को लग जाती है। तभी सिमोन को फिर से भ्रम होने लगते हैं, जिसमें उसके डैड अभी भी सिमोन को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। फिर सिमोन जल्दी से ईडी के पास जाता है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। फिर वो जल्दी से उसको अपनी गाड़ी में बिठाता है और देखता है कि आस पड़ोस के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए थे, क्योंकि उन्होंने ईडी के घर में गोली चलने की आवाज सुनी थी और जल्दी ही ये खबर डिटेक्टिव लिज तक भी पहुंच जाती है। फिर सिमोन जल्दी से ईडी को लेकर अपनी बहन के पार्लर में आ जाता है, जहां पर वो काम किया करती थी। फिर वो ईडी के शरीर पर खून देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर सिमोन उसको बताता है कि किसी आदमी ने ईडी पर हमला कर दिया था, इसीलिए मैं ईडी को यहाँ पर लेकर आया हूँ क्योंकि तुम एक नर्स हो,
इसलिए तुम इसका इलाज कर सकती हो। सिमोन की बात सुनकर उसकी बहन कहती है कि मैं कोई नर्स वर्स नहीं हूँ, मैं तो बस 3rd ईयर की नर्सिंग स्टूडेंट थी। ईडी को मेरी नहीं बल्कि एक डॉक्टर की जरूरत है। अब सिमोन और ईडी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते थे क्योंकि पुलिस जो उनके पीछे लग गई थी। फिर पुलिस ईडी के घर पर पहुंच जाती है और उनको वहां पर एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है। ये सब देखकर डिटेक्टिव को ईडी और सिमोन पर शक हो जाता है, इसलिए पूरे शहर की पुलिस उन दोनों को ढूंढने में लग जाती है। दूसरी तरफ सिमोन की बहन ईडी की हेल्प करने की कोशिश करती है और देखती है कि ईडी के सिर पर काफी गहरा कट लगा हुआ है। फिर वो सुई धागा लेकर उसको सीलने की कोशिश करती है, जिसके कारण खून बहना बंद हो जाता है। फिर वो अपने कस्टमर से पैसे लेने के लिए जाती है, लेकिन उसकी कस्टमर उसके हाथ पर खून लगा हुआ देख लेती है और जल्दी से वहां से चली जाती है। फिर जब डीडी वापस आती है तो सिमोन उसको अपने पास रखा हुआ एक फोन दिखाता है जो कि उसी आदमी का था। उस फोन को देखकर डीडी सिमोन को कहती है कि अब तुम्हें ये फोन पुलिस को दे देना चाहिए और उनको सारी बात बता देनी चाहिए। डीडी की बात सुनकर ईडी कहता है ये सही बोल रही है, तुम्हें अब पुलिस के पास जाना चाहिए। मुझे तो तुम्हारी हेल्प करनी ही नहीं चाहिए थी, मैं बेकाम में मुसीबत में पड़ गया। फिर ईडी की बात सुनकर सिमोन कहता है क्या तुम भी यही चाहते हो कि वो लड़की मर जाए। फिर वो ईडी को वो फोन दिखाता है जिसके अंदर सिर्फ 2 ही नंबर सेव थे और उनमें से एक नंबर किसी कर्ट नाम के आदमी का था। दरअसल ये वही आदमी था जिसके यार्ड में उनको वो नंबर प्लेट वाली गाड़ी मिली थी। अब क्योंकि उन दोनों के हाथ एक और सबूत लग गया था, इसलिए ईडी सिमोन की हेल्प करने के लिए फिर से मान जाता है। लेकिन तभी डीडी देखती है कि उसके पार्लर के बाहर पुलिस आ गई है। फिर जब वो पुलिस के पास जाती है तो पुलिस डीडी को कहती है कि हमें आपकी एक कस्टमर ने इन्फॉर्म करके बताया है कि आपके हाथ पर खून लगा हुआ था और आपका भाई सिमोन भी फरार है और हम उसको मर्डर के जुर्म में ढूंढ रहे हैं। फिर पुलिस वाले डीडी के पार्लर के अंदर जाते हैं और देखते हैं वहां पर कोई भी नहीं है। ये देखकर डीडी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है, लेकिन तभी वहां पर मौजूद एक लेडी पुलिस ऑफिसर एक टॉवल देखती है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था और खून देखकर उनको शक हो जाता है, इसलिए जल्दी से वो पार्लर के बाहर जाती है जहां पर उनको ईडी की गाड़ी मिल जाती है। लेकिन ईडी और सिमोन वहां पर नहीं थे क्योंकि वो दोनों एक बस में चढ़ गए थे, लेकिन दोनों के पास ही टिकट लेने के पैसे नहीं थे, इसलिए बस ड्राइवर उनको नीचे उतरने के लिए कहती है। तभी ईडी अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है जो कि फ्री खाने का कार्ड था। फिर ईडी वो कार्ड ड्राइवर को दे देता है, जिसके बाद उनको बस में आने की परमिशन मिल जाती है। नेक्स्ट डे जब कर्ट अपने जंक यार्ड में जाता है तो देखता है कि उसकी शॉप पहले से ही खुली हुई है। तभी ईडी वहां पर आता है और कर्ट को अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है। दरअसल ईडी ने वो गन कर्ट की दुकान से ही चुराई थी, लेकिन उसको देखकर कर्ट कहता है कि मैं कभी भी गन को लोड करके नहीं रखता। ये बात सुनते ही ईडी उस गन से वार करके कर्ट को बेहोश कर देता है और जब थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ देखता है। फिर ईडी कर्ट से उस लड़की के बारे में पूछने लगता है, लेकिन कर्ट उसको कुछ भी नहीं बताता। तभी सिमोन की नजर एक घड़ी पर पड़ती है जो दिखने में काफी अजीब लग रही थी। फिर ईडी उस घड़ी को तोड़ता है तो उसके अंदर उसको कुछ लड़कियों के पासपोर्ट मिलते हैं। अब उन पासपोर्ट में से उस लड़की का पासपोर्ट भी था जिसको सिमोन ने किडनैप होते हुए देखा था। फिर उन दोनों को विश्वास हो जाता है कि जरूर कर्ट ही कुछ गड़बड़ कर रहा है। फिर सिमोन कर्ट को टॉर्चर करने की कोशिश करता है क्योंकि उसको कर्ट की जगह अपने डैड दिखाई दे रहे थे, लेकिन ईडी उसको ऐसा करने से रोक लेता है। फिर ईडी कर्ट से खुद डील करता है और उसकी आंख में सैनिटाइजर स्प्रे कर देता है, जिसके कारण कर्ट की आंखें जलने लगती है। फिर ईडी कर्ट को बताता है कि अगर तुमने कुछ ही देर में अपनी आंखें नहीं धोई तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी और तुम अंधे हो जाओगे, इसलिए अगर तुम हमें उस लड़की के बारे में बता दोगे तो मैं तुम्हें अपनी आंखें धोने के लिए पानी ला दूंगा। अब क्योंकि कर्ट की आंख में बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, इसलिए वो ईडी को बता देता है कि मैं एक आदमी के साथ मिलकर लड़कियों की ट्रैफिकिंग करता हूँ और हम लोग उनके पासपोर्ट अपने ही पास रख लेते थे ताकि वो लड़कियां भागकर कहीं भी ना जाएं। लेकिन उनमें से एक लड़की भागने की कोशिश कर रही थी, इसलिए जिस आदमी के लिए मैं काम किया करता था उस आदमी ने मुझसे कहा कि मैं उस लड़की को सबक सिखाऊंगा ताकि वो अगली बार भागने की कोशिश ना करे। कर्ट की बात सुनकर ईडी सिमोन को कहता है कि जरूर वो लड़की वही होगी जिसको तुमने देखा था। फिर ईडी कर्ट से उस आदमी का एड्रेस पूछता है। ईडी की बात सुनकर कर्ट उसके साथ डील करता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस आदमी का एड्रेस तभी बताऊंगा जब तुम मेरे बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं बताओगे। फिर ईडी भी कर्ट की डील को मान लेता है और कर्ट उसको उस आदमी का एड्रेस बता देता है। फिर जैसे ही ईडी को उस आदमी के एड्रेस के बारे में पता चलता है, ईडी जल्दी से पुलिस को फोन करके कर्ट के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके बाद जल्दी ही पुलिस वहां पर पहुंच जाती है।
फिर डिटेक्टिव को कर्ट के पास बहुत सारी लड़कियों के पासपोर्ट मिलते हैं और उनको देखकर वो समझ जाती है कि सिमोन और ईडी दोनों सच कह रहे थे। जरूर उन्होंने किसी लड़की को किडनैप होते हुए देखा था। इतने में सिमोन और ईडी दोनों ही उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं जो उनको कर्ट ने बताया था। तभी सिमोन को उस आदमी के घर के बाहर अपने पापा दिखाई देते हैं और इस बार भी वो सिमोन को कहते हैं कि तुम उस लड़की को नहीं बचा पाओगे, इसलिए अभी की अभी यहाँ से वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम एक नालायक बच्चे हो जिसको अपने लिए कॉफी तक बनानी नहीं आती। सिमोन को देखकर ईडी समझ जाता है कि इसको फिर से भ्रम होने लगे हैं, इसलिए वो सिमोन के आगे अपने पेन को क्लिक करने लगता है, जिसके कारण सिमोन अपने भ्रम से बाहर आ जाता है। फिर वो सिमोन को कहता है ये पेन तुम रख लो, ताकि अगली बार जब तुमको भ्रम होने लगे तो तुम इस पेन के क्लिक से अपने भ्रम से बाहर निकल जाओ, इससे तुम्हें काफी हेल्प मिलेगी। फिर वो दोनों उस घर का दरवाजा खोल लेते हैं और देखते हैं कि अंदर कोई भी नहीं है। तभी उनको वहां पर 4 लड़कियों की एप्लीकेशन मिलती है, जिनको देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि वो बिल्कुल सही एड्रेस पर पहुंच गए। लेकिन तभी सिमोन को ऊपर वाले फ्लोर पर से किसी के होने की आवाज सुनाई देती है। फिर जब वो दोनों ऊपर जाकर रूम चेक करते हैं तो उनको वहां पर कोई भी नहीं मिलता, इसलिए दोनों ही वापस नीचे आ जाते हैं। अब खाली घर देखकर सिमोन और ईडी को लगता है कि उनके आने से पहले ही वो आदमी यहाँ से भाग गया है, इसलिए अब उस लड़की का मिलना नामुमकिन है। फिर वो दोनों ही थक हार कर एक जगह पर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी ऊपर से एक औरत आती है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और वो धीरे धीरे सिमोन और ईडी को मारने के लिए उनके करीब जाने लगती है। लेकिन तभी वो दोनों उस औरत को देख लेते हैं। फिर ईडी जल्दी से उस औरत को गन पॉइंट पर ले लेता है, जिसके कारण वो औरत डर कर भाग जाती है। फिर सिमोन कहता है मुझे लगता है कि ये औरत उस आदमी की मॉम है, लेकिन हमने तो पूरा घर चेक किया था, ऊपर कोई भी नहीं था। फिर ये औरत कहाँ से आई? जरूर ऊपर कोई सीक्रेट रूम होगा जिसके अंदर वो छुपी हुई थी। फिर वो दोनों दोबारा से ऊपर चले जाते हैं और ऊपर जाकर उनको वो सीक्रेट रूम मिल जाता है, जिसके दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। लेकिन ईडी उस लॉक को बहुत ही आसानी से खोल लेता है। फिर दरवाजा खोलने पर उनको वो लड़की मिल जाती है जिसको वो दोनों ढूंढ रहे थे। अब उस लड़की को देखकर सिमोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। इतने में वहां पर पुलिस भी आ जाती है। फिर डिटेक्टिव उन दोनों को कुछ भी नहीं कहती, बल्कि सिमोन के पास जाकर उसको बताती है कि तुम्हारी बहन स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। और फिर वो उसके काम की सराहना करते हुए कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया। और ये बात सुनकर सिमोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर सिमोन उस लड़की को भी देखता है जिसको वो काफी वक्त से ढूंढ रहा था और उसको देखकर सिमोन को बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि उसी की वजह से आज वो लड़की आजाद हो गई। फिर सिमोन की नजर ईडी पर पड़ती है जो कि उसी की तरफ देख रहा था। अब उस लड़की के मिल जाने पर ईडी भी काफी ज्यादा खुश था और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।